हेलो नमस्कार साथ राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 8वां है। 8वां नंबर चैप्टर का जो है ना थ्योरी का डिस्कशन हो चुका था। आज जो है ना क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होगा। इससे पहले थ्योरी का डिस्कशन हो चुका है। तो चलिए आज क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग 275 क्वेश्चन है। इसमें 275 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बताइए भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है, कृषि है। देखिए जब प्रथम पंचवर्षीय आया था, पंचवर्षीय योजना आया था, उस टाइम पहला आधार जो है ना कृषि ही रखा गया था। दूसरा में उद्योग रखा गया था और तीसरा में कृषि और उद्योग, स्थिरता के साथ कृषि और उद्योग, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर बनना है। तो पहला अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य आधार क्या रखा गया था? कृषि रखा गया था, वही बात है कृषि। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? बताइए ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? धान के लिए, बिल्कुल इसमें धान। देखिए ऑप्शन बी में दिया है धान, धान सही हो जाएगा, जो चावल कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3, कपास नहीं, कपास नहीं होगा, कपास नहीं होगा, इसमें सिर्फ धान होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए में चना दिया, ऑप्शन बी में धान दिया, ऑप्शन सी में गेहूं दिया, ऑप्शन डी में कपास दिया है। तो यहाँ पे धान हो जाएगा, धान हो जाएगा। हमने बताया था, देखिए 3 किस्म जो है जो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, हमने बताया था ग्रीष्मकालीन शरदकालीन 3 किस्म में। पहले हमने क्या बताया था, ओस बताया था। चावल का एक किस्म है ओस जो कि पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, लेकिन किस काल में? शरद काल में। किस काल में? शरद काल में। और हमने दूसरा बताया था अमन, बताया था अमन जो कि कृषि का, सॉरी जो कि चावल का किस्म है, इसको जो है ना शीत ऋतु में उगाया जाता है। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। और कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और तीसरा हमने क्या बताया था, बोरो बताया था। बोरो जो है ना ये चावल का किस्म है, ये भी जो है पश्चिम बंगाल में लेकिन ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। 3 किस्म में बताया था हमने, तीनों पश्चिम बंगाल में उगाया था, तीनों अलग अलग ऋतु में उगाया था। तो हमने देखिए यहाँ पे दिया ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए? तो ग्रीष्मकाल में कौन सा? हमने धान बताया था। कौन सा? अब धान का पूछ लेगा कौन सा किस्म, तो क्या बताना है? बोरो किस्म। कौन सा? बोरो किस्म, तो धान हो जाएगा। ठीक ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आप डिस्कशन देख लें उसके बाद ही क्वेश्चन करें, ज्यादा सही रहेगा। ठीक ना, तो आइए ऑप्शन बी हो जाएगा धान सही। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? बताइए किस फसल का? गेहूं का, गेहूं का होगा ना कि धान, गेहूं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? गेहूं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 4 नंबर देखिए, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय का प्रमुख उत्पादक हमने बताया था, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन अगर जहां पूछा जाएगा तो कहां हो जाएगा? असम हो जाएगा। वहीं अगर जहां पूछा जाएगा सर्वोत्तम कोटि का यानी उच्च कोटि का चाय का उत्पादन कौन करता है, तो पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग की पहाड़ी करता है, सबसे उच्चतम कोटि की बात कर। सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाएगा तो कहां पे? असम में। वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या चाय का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो क्या बोलना है? असम राज्य है, असम राज्य है, ना कि पश्चिम बंगाल। भी देखिए ऑप्शन डी में दिया है, पश्चिम बंगाल नहीं मारना है। पश्चिम बंगाल जो है सर्वोत्तम यानी उच्च कोटि का जो है चाय का उत्पादन करता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इंपॉर्टेंट इसको लगा लेंगे। आइए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया असम। 5 नंबर देखिए क्या आता है, कहवा। कहवा यानी क्या? कॉफी। कहवा यानी कॉफी। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में? हमने बताया था कौन सा? कर्नाटक बताया था, कर्नाटक बताया था। और सबसे ज्यादा उत्पादक देश में पूछा जाएगा तो कौन सा? ब्राजील। कौन सा? ब्राजील बोले थे, ब्राजील। ठीक ना, और भारत में कर्नाटक। कर्नाटक में भी कहा? बाबा बुदन की पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? बाबा बुदन की पहाड़ी पर। ठीक ना, इसके बारे में हमने डिटेल से बताया था, कितना इसमें इसको तापमान कितना चाहिए, कैसा भूमि होना चाहिए, भूमि ढालूनुमा होना चाहिए। उसके बाद जो है ना इसका वर्षा कितना होना चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर, लगभग 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सब सभी बातों का हमने डिस्कस अच्छे से किया है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए महाराष्ट्र में हमने आपको बताया था काली मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में हमने बताया था सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? कपास। क्या?
कपास। तो यहाँ देखिए महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? क्या बोलना है? कपास, कपास। और पूछा जाएगा कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है? क्या बोलना है? काली मिट्टी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और काली मिट्टी जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये भी बात याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? देखिए गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पूछा जा रहा है। उत्पादन अगर जहां पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। वहीं पूछा जाएगा चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश। वहीं पूछा जाएगा आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश। देखिए हमने अभी बताया गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। वहीं आपसे यह पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा गन्ना मिल किस राज्य में? सबसे ज्यादा गन्ना मिल जिसमें जो गन्ना को पेरा जाता है और उसके बाद चीनी या फिर गुड़ बनाया जाता है। तो बताइए सबसे ज्यादा गन्ना मिल किस राज्य में है? महाराष्ट्र बताना है। क्या बताना है? महाराष्ट्र बताना है। उत्पादन पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा मिल पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हो गया सही, सबसे ज्यादा उत्पादन, ऑप्शन ए सही हो गया। आइए 8 नंबर देखिए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? देखिए मूंगफली का हमने बताया था गुजरात। कौन सा? गुजरात। वहीं सोयाबीन पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश, जिसको कि सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोयाबीन पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश, और उसके बाद मूंगफली पूछा जाएगा तो गुजरात। कंफ्यूजन नहीं करना है, ऑप्शन सी गुजरात सही आंसर हो गया। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रबर की खेती भारत के किस राज्य में किया जाता है? देखिए रबर हो गया, मसाला हो गया, ये सब का खेत जो है ना केरल में किया जाता है। कहाँ पे? केरल में। उसके बाद देखिए हमने क्या बताया, रबर का और उसके बाद मसाला का, दोनों हो गया केरल। तो क्या ऑप्शन ए में दिखा है केरल, तो केरल सही आंसर हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? देखिए दक्षिण भारत में अगर जब पूछा जाएगा सब सिर्फ दक्षिण भारत में, तो महाराष्ट्र मारना है। क्या मारना है? महाराष्ट्र मारना है, ठीक है। ओवरऑल में पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश मारना है। ओवरऑल में अगर जब पूछा जाएगा सबसे ज्यादा गन्ना मिल कहाँ है, तो हमने कहाँ बताया? महाराष्ट्र में। गन्ना मिल महाराष्ट्र में, उत्पादन उत्तर प्रदेश। और जहां दक्षिण भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कौन सा राज्य करता है? क्या बोलना है? महाराष्ट्र करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर महाराष्ट्र। 11 नंबर देखिए, मसाले की खेती के लिए कौन सा राज्य भारत प्रसिद्ध है? मसाला अभी हमने बताया, कौन सा राज्य? केरल, ऑप्शन बी सही केरल हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? नारियल हो गया, रबर हो गया, और उसके बाद देखिए मसाला हो गया, ये सभी केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बढ़िया नस्ल के सांड और भैंस के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो पंजाब और हरियाणा। कौन सा? पंजाब और हरियाणा। ये VBI क्वेश्चन मारेंगे, ये सही है, पूछने की संभावना है। बढ़िया नस्ल के सांड और भैंस के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से डिस्कस कराते हैं। देखिए ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य? ऑपरेशन फ्लड हमने बताया था श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक हमने बताया था। क्या बताया था उनका जनक? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और हमने ये भी बताया था श्वेत क्रांति का जो ना संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से, किससे है? दुग्ध उत्पादन से। और हमने उस टाइम ये भी बताया था कि श्वेत क्रांति को सफल बनाने में जो है ना एक कार्यक्रम का भी योगदान है। और किसका? हमने बताया था अमूल का योगदान है, जिसको कि कहते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल का फुल फॉर्म होता है। तो अमूल का जो है ना सफल बनाने में, श्वेत क्रांति को सफल बनाने में जो है ना अमूल का योगदान है, ठीक है। और हमने वहीं पर यह भी बताया था हरित क्रांति को सफल बनाने में उत्तराखंड के पंतनगर में एक जो है विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना पंडित नेहरू ने किया था। हरित क्रांति को सफल बनाने में इसी विश्वविद्यालय का अहम योगदान रहा था। उसी तरह हमने यह भी बताया, अभी यहां से क्वेश्चन है, उसी तरह हमने यह भी बताया था कि श्वेत क्रांति को सफल बनाने में किसका योगदान है? अमूल का योगदान है, जो कि हरियाणा में। और देखिए एक कार्यक्रम चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड। कौन सा कार्यक्रम? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1970 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? यह भी हमने बताया था, राष्ट्रीय विकास डायरी बोर्ड के द्वारा। राष्ट्रीय विकास
डायरी बोर्ड के द्वारा चलाया गया था। तो बताइए, देखिए हमने अभी बताया, देखिए अब बताइए क्वेश्चन, मूल क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? तो बताइए, देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया है, दूध बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाना। तो क्या होगा, दूध बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाना। हमने बताया था किससे है, दुग्ध उत्पादन से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। श्वेत क्रांति हो गया, हरित क्रांति होगा, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, इसलिए आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते, देखिए झूम खेती, झूम खेती हमने बताया था, झूम खेती उसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, इसी को काटो जलाओ कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर कृषि की जाने की पद्धति को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। एक जगह के जंगल, जहां पे जंगल है उसको काट लिया जाएगा, फिर उसको वहां पे जला दिया जाएगा, कृषि किया जाएगा, तब तक कृषि किया जाएगा जब तक उसमें उर्वरा शक्ति है। अगर जहां उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, फिर दूसरे जगह वो जाएंगे। आदिवासी समुदाय के द्वारा मुख्य तौर पर यह किया जाता है। फिर वो दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह के जंगल को काटेंगे, फिर वहां कृषि, यानी जहां जगह बदल बदल कर कृषि करना, ठीक ना, और जंगल को काट के करना, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। और हमने ये भी उस टाइम बताया था किस राज्य में जो है ना स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। जैसे हमने पश्चिम घाट में बताया था, किस नाम से, कुमारी के नाम से। पश्चिम घाट में कुमारी का नाम से, अंडमान निकोबार में दीपा के नाम से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेवर के नाम से, उसके बाद आपको झारखंड में कुरवा के नाम से। ये सभी बातों का हमने जिक्र किया था। तो वही है, देखिए अब यहाँ क्या है, मूल क्वेश्चन ये है कि झूम खेती कहाँ की जाती है। देखिए झूम खेती जो कि पूर्वी भारत में, किधर, पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में, देखिए यहाँ पे दिया पश्चिमी पठारी राज्यों में, पश्चिमी पठारी राज्यों में, पंजाब और हरियाणा में, गंगा के मैदान में, पूर्वी पहाड़ी राज्यों में। तो झूम खेती, झूम के नाम से जो है ना इसको किधर जाना जाता है, उत्तर पूर्व। हमने कल बताया था कि उत्तर पूर्व में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से। तो झूम की बात हो रहा है, क्या आंसर हो जाएगा, पूर्वी पहाड़ी, पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी राज्य में ही पूर्वी पहाड़ी आता है। तो झूम कृषि पूर्वी पहाड़ी। यहीं पे देखिए पश्चिमी पठारी दिया, पश्चिमी पठारी हमने क्या बोला, वहां पे कुमारी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुमारी कहा जाता है। तो झूम कहाँ कहा जाता है, पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य में। तो यहाँ पे दिया पूर्वी पहाड़ी, तो राज्य सही हो जाएगा, पूर्वी पहाड़ी राज्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस सबको याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा भी। तो आप लोग को याद रखना है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन रोपण कृषि की फसल है। देखिए रोपा किसको रोपा जाता है, देखिए ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी जूट। तो बताइए रोपण कृषि की फसल है। देखिए रोपण कृषि की वैसे तो धान भी है, लेकिन सबसे ज्यादा रोपण कृषि में आपका चाय आएगा। कौन सा आएगा, चाय। देखिए धान को पहले क्या किया जाता है, छींट दिया जाता है, एक जगह उसका बिचरा होता है बहुत सारा, उसके बाद फिर उखाड़ के उसको एक जगह दूसरे जगह लगाया जाता है। लेकिन चाय हो कि एक ही जगह जहां पे लगाया वहीं वो बड़ा होकर जो है ना अपना पैदावार देगा। लेकिन धान जो है ना एक स्थान में पहले उसको किए बहुत सारा, फिर उसको उखाड़ के दूसरे जगह उसको लगाएंगे। तो इस तरह से जो है ना धान का जो है ना छट जाएगा, लेकिन चाय होगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, चाय। रोपण कृषि का फसल कौन सा हो जाएगा, चाय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। गेहूं का प्रमुख उत्पादक, देखिए ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। हमने तमिलनाडु के बारे में एक बात बताया था, तमिलनाडु जो है ना दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जो है चावल का उत्पादन कौन करता है, तमिलनाडु करता है। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो कि सालों भर चावल की खेती करती है, सालों भर चावल की खेती करती है। तो क्या हो जाएगा, गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में किसका उत्पादन किया जाता है, चावल का, चावल का, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, धान के सिंचित क्षेत्र अधिक। बताइए ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा, तमिलनाडु, बिल्कुल ऑप्शन बी तमिलनाडु आंसर सही होगा। आइए आगे बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती, कहाँ होती है। देखिए ज्वार बताया था, बाजरा बताया था, मक्का बताया था, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, मोटे अनाज के अंदर, किसके अंदर, मोटे अनाज के अंतर्गत आएंगे। तो वही कह रहा है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में की जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है, अधिक दिनों तक के लिए। देखिए अधिक दिनों के लिए
हमने बताया था ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे दिया है चाय। चाय के बारे में हमने क्या बताया था, वर्षा सबसे अधिक चाहिए, 200 से 250 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन उसमें जो है ना पानी रुकना नहीं चाहिए, भूमि ढालू ढालू नुमा होना चाहिए, पानी क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। वर्षा चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन पानी ठहरना नहीं चाहिए, पानी बाहर निकल जाना चाहिए। तो क्या कहता है, देखिए अधिक समय तक पानी को रुकना जो है ना किसके लिए जो है ना घातक होगा, क्या होगा, चाय। बिल्कुल चाय, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस फसल की खेती के लिए ढालूनुमा भूमि की आवश्यकता होती है, बताइए। हमने बताया था कहवा, कॉफी और चाय, बताया था ना, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, कहवा दिया है तो कहवा हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। इसके जगह और जहाँ चाय रहता तो वो भी सही आंसर होता है, ठीक है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है, कौन सा सबसे ज्यादा जूट भारत के किस राज्य में उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, किस राज्य में, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 23 नंबर देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, हमने अभी बताया दक्षिण भारत में क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। और ओवरऑल में बोला जाएगा तो उत्तर प्रदेश, कौन सा, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक मिल बोला जाएगा, गन्ना मिल किस राज्य में, महाराष्ट्र में, किस राज्य में, महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है, बाढ़ का नियंत्रण करना, डेयरी विकास, बांध का मरम्मत, धान की उन्नत खेती, बताइए क्या हो जाएगा, डेयरी विकास। डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ही ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था, 1970 में, 1970 में चलाया गया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, करनाल हरियाणा में है, इस बात को भी आपको याद रखना है। 25 नंबर देखिए, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब स्थापित हुआ है, देखिए दूसरा चरण जो है 1983-84 में, कब, 1983-84 आया, कब था हरित क्रांति भारत में, 1967-68 में। और भारत में हरित क्रांति का जनक या फिर लाने का श्रेय किसे जाना जाता है, MS स्वामीनाथन को। वही वो विश्व स्तर पर कौन होगा इसका जनक हरित क्रांति का, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और एक बात बताइए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में। ये दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए हरित क्रांति से एक बात और इंपॉर्टेंट है, देखिए हरित क्रांति जो शब्द है, इस शब्द को किसने दिया है, इस शब्द को किसने दिया था, हमने डिस्कशन के दौरान बताया था, क्या होगा, विलियम गॉट, विलियम गॉट, विलियम गॉट, याद रखना इस सब बात को, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा चरण कब स्थापित हुआ था, 1983-84 में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब चलाया गया, देखिए देखिए फर्स्ट चलाया गया था 1970 में, और दूसरा चरण कब चलाया गया था, 1981 में, कब, 1981 में चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब चला, यानी सेकेंड चरण का ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था, कब चलाया गया था, 1981 में। पहला पूछा जाएगा तो कब, 1970, याद रखना है दोनों को। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैम, जेल, स्क्वायस इत्यादि का कच्चा माल क्या है, देखिए जैम जेल स्क्वायस इत्यादि का कच्चा माल किसका कच्चा माल है, तो ये फल का है, किसका है, फल का, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद ये 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाए, थ्रेसर का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे उनको तो अच्छी तरह से ये इनका आंसर पता होगा, तो क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं निर्वाह कृषि से संबंधित है, निर्वाह कृषि से संबंधित है। आइए चेक करते हैं हम लोग, देखिए 1 नंबर में क्या दिया, भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा खेती की जाती है। बिल्कुल छोटा टुकड़ा पे हम लोग कुदाल से भी जो है ना उसका सिंचाई करके जो है ना फसल को लगा देते हैं, यही बात सही है। आइए देखिए दूसरा नंबर, कृषि प्रायः मानसून पर निर्भर की, हमने बताया था भारत जो है ना, भारत की कृषि जो है ना प्रायः जो है ना मानसून पर निर्भर करता है, मानसून पर निर्भर करता है, हमने बताया था, इस चीज को याद रखना। और उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या कर रहा है, यह श्रम प्रधान कृषि है, बिल्कुल श्रम प्रधान कृषि है। चौथा नंबर देखिए क्या कर रहा है, फसलों की उत्पादकता मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है, हाँ बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, प्रयुक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 30 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए वही हो गया, एक तरफ दिया है राज्य दिया है, एक तरफ राज्य दिया स्थानांतरित कृषि के बारे में, एक तरफ राज्य दिया, दूसरे तरफ किस नाम से जाना जाता, किस राज्य में किस नाम से जाना जाता, प्रचलित नाम दिया। तो आइए मिलाते हैं, ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया, ऑप्शन ए में दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हमने बताया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से जाना जाता है,
दीपा के नाम से, बिल्कुल दीपा के नाम से। और बी नंबर में देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमने बताया किसके नाम से, वेबर के नाम से, ठीक है। 3 नंबर में देखिए सी में क्या दिया, पश्चिमी घाट, अभी हमने बताया था पश्चिमी घाट में किस नाम से, कुमारी के नाम से। झारखंड, झारखंड में अभी जस्ट हमने बताया, झारखंड में किस नाम से, कुरबा के नाम से। तो इस तरह इसको मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। रोपण कृषि, कौन सा कृषि, रोपण कृषि को जो है ना लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, ये बात सत्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 32 नंबर में क्या है, भारत में सहस्त्र प्रारूप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। देखिए पहला नंबर क्या कहता है, रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, बिल्कुल हमने बताया था अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो अक्टूबर नवंबर कौन सा ऋतु हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाएगा, ये बात सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर में क्या कहता है, खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ साथ बोई जाती है, बिल्कुल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, ये बात सही। मानसून का आगमन कब होता है, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में। और इसको बोया कब जाता है, खरीफ फसल को बताइए, बोया कब जाता है, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। तो यह बात सत्य है, ठीक ना, जून जुलाई में बोया जाएगा। तो हमने क्या बताया, मानसून का आगमन कब होता है, जून के प्रथम सप्ताह में। जब जून का प्रथम सप्ताह में मानसून का आगमन हुआ और जून जुलाई में ही बोया जाता है, तो सही बात है। आइए 3 नंबर देखिए, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, जायद कहते हैं, जो कि अप्रैल मई में बोया जाता है और मई जून में काटा जाता है। टोटल जितना भी सब्जी का प्रजाति है सब जायद फसल के, ककड़ी हो गया, खरबूज हो गया, ये सब भी किसके अंतर्गत आएगा, जायद फसल के अंतर्गत आएगा। तो क्या हो गया, क्या कह रहा है, उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है, बताइए कौन सा असत्य है, कोई नहीं, कौन सा, कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, सभी कथन सत्य है। आइए 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, खरीफ फसल हमने बताया था मक्का, देखिए मक्का, बाजरा, उसके बाद सोयाबीन, ये सभी बताया था। उसके बाद क्या बताया था, चावल बताया था ना, चावल भी, ये सब कौन सा फसल है, खरीफ फसल। वही देखिए चना, सरसों, मटर, और उसके बाद गेहूं, ये सब कौन सा फसल है, रबी फसल। तो ऑप्शन 3 में देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया, चना, चना नहीं होगा, चना क्या हो जाएगा, रबी फसल हो गया। तो खरीफ फसल कौन हो जाएगा, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, 1 2 4, 1 2 4, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करता है। तो अरहर, कौन सा, अरहर, अरहर कौन सा फसल है, हमने बताया था जितना भी दाल होता है वो रबी फसल है, लेकिन अरहर एक ऐसा है जो कि खरीफ फसल है, जो कि खरीफ फसल है, ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इसमें कोई वृद्धि नहीं करता, ये बात भी सत्य है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में शीत ऋतु में शीतकालीन शीतोष्णकालीन पश्चिमी विक्षोभों में से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। तो किस फसल के लिए, रबी फसल के लिए, किस फसल के लिए, रबी फसल के लिए। शीतोष्ण हो गया, शीत और उष्ण दोनों हो जाएगा, शीतोष्ण, शीत ऋतु भी और उष्ण भी दोनों। तो कौन सा फसल के लिए, रबी फसल, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। गेहूं के लिए, सरसों के लिए, उसके बाद आपका आलू के लिए हो गया, चना, मटर, सरसों, ये सभी के लिए हो गया, ठीक है, ये बात ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 36 नंबर देखिए, देखते हैं, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं, 1 नंबर में दिया चावल मुख्यतः रबी की फसल है। तो बताइए चावल रबी फसल है, कौन सा फसल है, खरीफ फसल है, खरीफ फसल, ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर देखिए क्या कहता है, चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री से सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल 25 डिग्री, हमने बताया ऐसा 25 से 30 डिग्री, 25 से 30 डिग्री, तो 25 से अधिक, ये बात सही है। 3 नंबर देखिए, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक, हमने बताया था 100 से 150 सेंटीमीटर तक का वर्षा इसको चाहिए, तो 100 से अधिक हो गया, ये बात भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 2 और 3, कौन सा, 2 और 3, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, गेहूं की फसल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, विचार करते हैं।
देखिए एक नंबर में क्या कह रहा है, इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल हमने बताया था 75 से 50 से जो अधिक 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता किसको होती है, गेहूं के फसल के लिए। तो यहाँ 50 से 75 दिया है तो सही बात है, ठीक है। आइए 2 नंबर देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में गंगा सतलुज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। बिल्कुल देखिए गंगा उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत मुख्य तौर पर आएंगे। तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। ये बात भी क्या है, सही है। तो क्या सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 38 नंबर देखिए, मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी या से कथन सत्य है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, चेक करते हैं। और 1 नंबर में देखिए क्या दिया, मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ये बात सत्य है। 2 नंबर देखिए, ज्वार बाजरा रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। बिल्कुल ये मुख्य मोटे अनाज है, ये बात भी सत्य है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 39 नंबर देखिए, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मृदा यानी कि बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिया गया विवरण किससे संबंधित है, तो कौन से फसल के लिए बताइए, क्या हो जाएगा, मक्का के लिए। कौन से है, मक्का के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, ये बात भी सत्य है। और उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ उसमें नया हो या पुराना हो, नया जलोढ़ मिट्टी में भी अच्छा उपज होगा और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में भी अच्छा उपज होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्का के लिए ये सभी बातें थी, ठीक है। ये 40 नंबर देखिए, गन्नों की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। बिल्कुल ये बात सही है। 2 नंबर में भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमने बताया था गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश, ब्राजील। कौन सा, ब्राजील। ये तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 41 नंबर देखिए, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बिल्कुल ये बात सही है। बिना 2 नंबर देखिए, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी फसल है। बिल्कुल ये तिल जो है ना, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी क्षेत्रों में जो है ना ये खरीफ फसल है। कौन सा फसल है, खरीफ फसल। वही आप दक्षिण भारत में आ जाइए, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इन सभी राज्यों में जो ये जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। कौन फसल के अंतर्गत, रबी फसल के अंतर्गत। ये बात भी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो दोनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। चलिए चेक करते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगती है। बिल्कुल उष्ण और उपोष्ण में, ये बात सत्य है। 2 नंबर देखिए, चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। बिल्कुल ये बात भी सही है, उपयुक्त होती है। 3 नंबर देखिए, चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें सहायक होते हैं। बिल्कुल ये बात भी क्या है, सत्य है। 1 2 3 तीनों सत्य, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादक है, तो बताइए कौन सा राज्य, रिपीटेड क्वेश्चन, कौन सा, कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। 44 नंबर देखिए, रबर की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी या से कथन सत्य है। चलिए चेक करते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। बिल्कुल रबर एक क्या है, भूमध्य रेखीय फसल है, ये बात सत्य है। 2 नंबर देखिए, इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। रबर की खेती के लिए जो है 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये गलत हो जाएगा। तो बताइए कौन सा सही होगा, केवल एक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 45 नंबर देखिए, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास के लिए हमने बताया था कौन सा मृदा, काली मृदा, जो कि किस क्षेत्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र में। किस राज्य में, महाराष्ट्र में पाया जाता है। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दिया लाल पीली मृदा जो कहवा उत्पादन के लिए, कौन सा,
कहवा या फिर कॉफी उत्पादन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए लेटेराइट मिट्टी के जो है ना, इससे जो है ना ईंट बनता है। कौन सा क्या बनता है? ईंट जो बना है, जिससे मकान बनाते हैं ना, इसमें जो लेटेराइट मृदा का उपयोग होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू, देखिए भूमि सुधार कार्यक्रम जो है ना 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1951 में आया था। कब आया था? 1951 में। और देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना, वो 1951 से 56, और दूसरा जो हुआ था ना 56 से 61, और तीसरा हुआ था 61 से 66। फिर 3 साल का गैप हुआ, फिर 2 साल का गैप हुआ, इस तरह करके जो है ना फिर 2-2 साल का गैप हुआ। पहले 3 साल का गैप हुआ, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, ठीक ना। 78 से 80, 90 से 92, 69 से 70 के बीच जो है गैप हुआ। तो इस सबको याद रखना है, ठीक है। 66 से 69 के बीच गैप हुआ था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हमने बताया? 1951 से 56। चलाया कब गया था भूमि सुधार कार्यक्रम? 1951 में चलाया गया था। तो कौन सा योजना हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से किए थे? भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है ना पोंचमपल्ली, एक जो है ना आंध्र प्रदेश का एक जगह है, शहर है पोंचमपल्ली। कौन सा? पोंचमपल्ली से स्टार्ट किया था। तो पोंचमपल्ली किस राज्य में? तो हमने क्या बताया? आंध्र प्रदेश में। देखिए यहाँ से जगह भी पूछा जा रहा है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से? अगर जहाँ राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश। अगर जहाँ जगह पूछ लिया जाएगा तो क्या बोलना है? पोंचमपल्ली। क्या? पोंचमपल्ली। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। आप लोग जगह का भी नाम याद रखेंगे। तो किसके द्वारा? देखिए भूदान आंदोलन, ये इससे जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसने चलाया था भूदान आंदोलन को? तो विनोबा भावे। किसने चलाया था? विनोबा भावे। ये क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा का, इसलिए याद रखें। कब चलाया था? 1950 में। कब चलाया था? 1950 में, ठीक है। याद रखना है, चारों पांचों बात को इसमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? देखिए रक्तहीन क्रांति यही था, भूदान ग्राम आंदोलन। भूदान ग्राम आंदोलन ये जो था ना रक्तहीन क्रांति था। कौन से? रक्तहीन क्रांति था। इसको हमने क्या बताया? विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था 1950 में। कहां से? आंध्र प्रदेश के पोंचमपल्ली शहर से स्टार्ट किया था, ठीक है। याद रखना। उसके बाद ऑप्शन ए में दिया है क्या? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। उसके बाद देखिए डी नंबर में क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व मेघा पाटकर ने किया था। किसने किया था? मेघा पाटकर ने। इन सभी नेतृत्वकर्ताओं को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 49 नंबर आइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, भूदान ग्रामदान आंदोलन, ठीक है। 49 नंबर है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। 1 नंबर, आजादी के बाद से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। नहीं, आजादी के समय जो है ना जीडीपी में जो है ना घट रहा है। कृषि का योगदान क्या हो रहा है? घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर, देश में सर्वाधिक लोगों को सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल नहीं, सेवा क्षेत्र में नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। देखिए दोनों कथन असत्य हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन डी में देखिए दिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 50 नंबर देखिए, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? भारतीय कृषि का इतिहास जो है ना एम.एस. रंधावा ने लिखा था। किसने लिखा था? एम.एस. रंधावा ने निकला था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए ए नंबर में दिया एम.एस. स्वामीनाथन। हमने बताया भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। टाइम हो चुका है, इससे आगे जो हम लोग कल बढ़ेंगे। 50 नंबर तक हो चुका है, इसमें 275 क्वेश्चन है। तो 3-4 क्लास में हम लोग जो है थोड़े थोड़े करके जो है करेंगे, ताकि याद रहे। आप लोग इसको क्या करेंगे? बार बार रिवीजन करेंगे। 50 क्वेश्चन हमने कराया, इसको आप लोग रिवीजन करेंगे, तभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा। नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता है रिवीजन करने। अगर आप नहीं करते तो आप लोग रिवीजन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।